नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानता है, इनका काम बोलता है। यूएसए में एक बड़ी कंपनी में कार्यरत होने के बाद भी बड़े पैकेज पे आर्थिक लाभ इनको मिल रहा था, लेकिन यह जिस घराने से आती हैं वह घराना बिहार का काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय घराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व डीजीपी श्री अभयानंद जी का, जिनकी यह पुत्री हैं ऋचा रंजन जी, और इनके ससुर दिनेश्वर शर्मा जी भी डीजीपी रह चुके हैं। और यह भी एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, बड़ा पैकेज पे काम कर रही थी, लेकिन प्रकृति पर लगातार जिस तरीके से शोषण, अत्याचार या प्रताड़ना या जितने शब्द से नवाजा जाए वह कम ही होगा। इन्होंने एक बड़ा पैकेज और बड़ा नाम छोड़कर भारत की प्रकृति को बचाने के लिए इन्होंने खुद भारत आई और अपना काम यहाँ कर रही है प्रकृति पर। हम विशेष जानकारी आपको देंगे, लेकिन हम उसके पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली तमाम विषयों पर काम हो रहा है। वैसे में प्रकृति पर काम कर रही ऋचा रंजन जी से हम कई सवाल के साथ आपके बीच हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्रकृति को बचाना चाहती हैं, क्या भूमिका है उनका, किस तरीके से वह काम कर रही हैं, सरकार का क्या उसमें योगदान है, आम जनता से क्या सहयोग चाहती हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम उनके बीच हैं। हमारे बीच है ऋचा रंजन जी। हार्दिक स्वागत है आपका केवल सच न्यूज़ में। हमारा पहला सवाल है कि आपने एक बड़ी कंपनी एवं बड़ा पैकेज के छोड़कर भारत में प्रकृति संरक्षण का बीड़ा उठाया है। आखिर इस क्षेत्र में कार्य करने की मुख्य वजह क्या है? मैंने लगभग 11 वर्षों तक कॉर्पोरेट जगत में कार्य किया था। उसके बाद मुझे लगा कि आज हमारे पास स्वास्थ्य को लेकर या तकनीक आदि में सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, जैसे पेट दर्द, गैस, सर दर्द आदि, उनका कोई बहुत ठोस हमें इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये सारी जो इश्यूज़ थे वो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे थे कि मैं इस ओर समझने का प्रयास करूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आज छोटी से छोटी समस्याओं का भी हमें बहुत हल नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ से मैंने यात्रा शुरू की और मुझे लगा कि हम आज प्रकृति से बहुत दूर आ रहे हैं और वो एक मुख्य कारण हो रहा है आज हमारी बहुत तरह की समस्याओं के लिए। तो वहीं से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और मैंने कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया था लगभग 6 वर्ष पहले और ये यात्रा शुरू किया था। आपके दादाजी, पिताजी और ससुर जी डीजीपी रह चुके हैं। आपने आईपीएस, आईएएस क्षेत्र को छोड़कर अलग जाने के पीछे आपकी मुख्य वजह क्या है? जब मैं बड़ी हो रही थी तो एक दुनिया थोड़ी बदल रही थी, पढ़ाई भी एक अलग होने लग गई थी और बहुत तरह के ऑप्शंस आने लगे थे। जो प्राइवेट सेक्टर पहले नहीं था वो आने लग गया था हमारे देश में भी। हालांकि जो भी मैंने व्यवसाय चुना था या जो भी अपने पढ़ाई का क्षेत्र चुना था वो उसके अलावा मुझे लगा कि वापस लौट कर जो हमें जो भी एक वापस समाज को देना है वो मेरे ख्याल से अधिक अहम रहा मेरे लिए और वही करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो जो भी मैंने उस क्षेत्र को चुना था उसको छोड़कर मैं प्रयास कर रही हूँ कि वापस अपने जड़ों से जुड़कर जो हम कार्य कर सकें उस ओर कुछ किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली का अभियान चला रहे हैं, इससे प्रकृति की कितनी रक्षा होगी? प्रकृति को तो बिल्कुल हमें समझना ही होगा, क्योंकि अब ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी चीज़ है, पर ये अनिवार्य हो चुका है। ये इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो हर लेवल पे हमें करना है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक परिवार के रूप में हम करें, समाज के रूप में करें, सरकार के रूप में करें। पूरे विश्व के स्तर पर हमें समझना होगा कि हमारा अस्तित्व ही प्रकृति में है। प्रकृति के विनाश में सबसे अधिक कौन जिम्मेवार है और कौन भूमिका अदा कर रहा है? हम सब।
आज हम प्रकृति से दूर आ गए हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन पंचभूतों का हम नाश करके जिसको हम आज डेवलपमेंट कह रहे हैं, वो बेसिकली उन्हीं पंचभूतों से हम बने हैं। तो जैसे जैसे हम पंचभूत को नष्ट करते जाएंगे, हम अपने ही अस्तित्व को खोते जाएंगे। तो आज हम जब माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, जो हम अनेक प्रकार के रसायन का उपयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रेडिएशंस हम अपने जीवन में ला रहे हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो हम जिस दिन समझ जाएंगे कि हम नाश अपना ही कर रहे हैं, कोई प्रकृति का नहीं कर रहे हैं, उस दिन हम समझ जाएंगे कि गलती कहाँ हो रही है और क्यों आज हम परेशान हैं। प्रकृति की रक्षा हेतु सनातन धर्म ने कई वृक्षों के संरक्षण हेतु धर्म से जोड़ा था, और बौद्ध धर्म के भगवान महात्मा बुद्ध को भी वृक्ष के नीचे ही ज्ञान मिला था। लेकिन आज एक खास वर्ग इसे ढकोसला कहता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें लगता है कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं या हर चीज़ को हम भौतिकवाद से जोड़ रहे हैं। आज हमारा पूरा जीवन भौतिकवादी हो गया है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हर चीज़ में भावनाएं होती हैं। हर एक जो भोजन भी बन रहा है उसमें भी भावनाएं हैं, सिर्फ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट नहीं है। तो वापस उन भावनाओं से जुड़ना होगा। जैसे ये वृक्षों के बारे में है या भोजन के बारे में, हमारी पारंपरिक समझ हुआ करती थी। पारंपरिक समझ क्या थी? पीढ़ियों के समझ पर वो आधारित समझ थी। तो उससे हम दूर आ गए हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है कि वृक्ष की क्या महत्ता है, या पर्यावरण की क्या महत्ता है, या जो पंचभूत है उनकी क्या महत्ता है और अनिवार्यता है। तो वही एक कारण हो जाता है कि हम इन सब के पीछे का जो मूल है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आप को भौतिकवाद से दूर कर प्रकृति से पुनः जुड़ेंगे, तो इनके पीछे का जो भावना है, का जो विज्ञान है, उसको हम वापस समझ पाएंगे। जो ढकोसला इसको देते हैं कि ये ढकोसला है, ये बेवजह का बुनियाद है पंडितों जी, का। तो वो विज्ञान क्या था उसको समझना होगा। विज्ञान आज देखिए, आज हम कहते हैं कि ऑक्सीजन, हम सब कोरोना हमें बता रहा है कि ऑक्सीजन, तो वो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा था, उसको तो हम काटते गए। लेकिन आज जब कोरोना आया तो वापस हम समझ रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह पाएंगे। तो वही बात है कि बिना पंचभूतों के हम नहीं रह पाएंगे। भले हम प्रगति को कैसे भी परिभाषित कर लें, हम चाहे तो कह दें कि हम सबका नाश कर देंगे और फिर हम प्रगति करेंगे, लेकिन वो किस चीज़ की प्रगति होगी? हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो जिस चीज़ में हमारा अस्तित्व है उसको पहले समझना होगा, और तभी हमें प्रगति को परिभाषित करना पड़ेगा। विकास के नाम पर जल, जीवन, जंगल को धीरे धीरे विलुप्त किया जा रहा है, और दूसरी ओर प्रकृति की चिंता करना कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि आज क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि आपने अगर 1 सेकेंड नल ज़्यादा खुला छोड़ दिया तो आपने पानी वेस्ट किया है। लेकिन जो आज हम भोजन कर रहे हैं, वो जो वैश्विक भोजन आज हम कर रहे हैं, वो कितना अधिक पानी ले रहा है, उसके उपज में कितना अधिक पानी जा रहा है, वो भोजन है भी कि नहीं हमारे लिए, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज जो जल की समस्या है उसका कारण कहीं और है, और हम उसको ढूंढते कहीं और हैं। तो इसलिए वापस समझना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आज जागरूकता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पर्यावरण नहीं पता है, लोगों को प्रकृति नहीं पता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मूल में क्या गड़बड़ी हो रही है, हमारे समझ में कहाँ त्रुटि हो रही है। मानव जीवन के अस्तित्व का मुख्य सूत्रधार ही है प्रकृति, फिर भी यही मानव इसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, हम विज्ञान से दूर हो रहे हैं। हमें लग रहा है हम विज्ञान के पास जा रहे हैं, लेकिन संभवतः तकनीक के नाम पर हम विज्ञान से दूर हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, पंचभूत से सब कुछ बना है, आप, हम, ये पूरा संसार उसी से बना है। उसी को आज हम नष्ट कर रहे हैं प्रगति के नाम पर। और वो किस चीज़ की प्रगति है? अगर उस पंचभूत को हम नष्ट करेंगे, जल को नष्ट करेंगे, भूमि को नष्ट करेंगे, वायु को नष्ट करेंगे, अगर सब चीज़ को हम नष्ट कर देंगे तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उसी से हम बने हैं। 75% हम जल से बने हैं। तो जब हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जब हम जल का इतने अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं, अपने आज हमारा रासायनिक भोजन का उपज हो रहा है, जो हम जिस तरह का भोजन आज हम कर रहे हैं, उसके लिए जो अनाज उपजाए जा रहे हैं, जो खाए नहीं जाते थे पहले, उनकी उपज आज इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है, वो जल का नष्ट हो रहा है।
तो वो नाश जल का नहीं हो रहा, वो हमारा हो रहा है। 75% हम ही उस जल से बने हैं। जी। तो वो सारा जो भी विष है वो हमारे अंदर आ रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि प्रगति को हमने परिभाषित किया है, प्रकृति ने नहीं परिभाषित किया है। लेकिन प्रकृति की क्या परिभाषा है प्रगति की, वो समझना होगा। जब हम अपनी परिभाषा और प्रकृति की जो परिभाषा है उसको इन सिंक लाएंगे, तो फिर हम जो आज इतनी सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं वो स्वतः ही हल होते जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण संरक्षण में चिंता का सबब बना हुआ है, आपकी नज़रों में इसकी वजह क्या है? मेरे समझ से सबसे मुख्य इसका जो कारण है वो है आज का हमारा विषैला भोजन। जो आज हम भोजन को नहीं समझ पा रहे हैं कि भोजन क्या है। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप यहाँ अगर गांव में थोड़ा पता करेंगे तो लगभग 40-50 वर्ष पहले गेहूं को बहुत कम मात्रा में खाया जाता था या ना के बराबर खाया जाता था। आज जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है वीट, होल वीट हेल्दीएस्ट ग्रेन है। तो ऐसा क्या हुआ 50 वर्षों में कि जो चीज़ नहीं खाया जाता था वो आज हेल्दीएस्ट ग्रेन हो गया है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि 40-50 वर्ष पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि कोबरा, जिसको गेहूं सांप कहते हैं, कि गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार के हैं, यानी दोनों एक ही प्रकार के विषैले हैं। तो 50 वर्ष पहले तक वो विषैला था और आज वो हेल्दी हो गया। या तो हम समझ से दूर आ गए या जो हमारी पीढ़ियों की समझ थी वो गलत थी। तो आप देखिए गेहूं के उपज में भी पानी की का जो खपत है वो कहीं अधिक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे कि वो हमारा भोजन का इतना बड़ा भाग नहीं होता था। और जो सब हम खाते थे, जैसे समा है, कोदो है, कांगनी है, हरी कांगनी है, सामा है, बाजरा, ज्वार आदि, वो आज है ही नहीं, वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। आज हमें वो मिलते नहीं है वो अनाज। तो ये जो एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है कि हम उस चीज़ से दूर आ रहे हैं। दूसरी एक और समस्या हो रही है, जो आज दूध के प्रति हमारी जो समझ है वो बहुत विकृत हो गई है। हम गाय नहीं समझ पा रहे हैं कि गाय क्या होती है। जो हमारी देसी गाय होती थी, उनके यहाँ कुबर होता था, स्कंद पे उठा हुआ होता था, गले के नीचे एक मांस लटका हुआ होता था, पूंछ लंबी होती थी, वो दूध था, वो अमृत था। आज हमने क्या किया है कि उसको कोई भी आप जर्सी ले आइए, होस्टिन फ्रीजियन ले आइए, वो कोई भी पशु होता है, हम कहते हैं ये दूध है और ये मनुष्य इसका सेवन कर सकता है। जी। प्रकृति ने स्तनपायी जीव बनाया है। स्तनपायी जीव वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। 6400 प्रकार के स्तनपायी जीव हैं। हर जो स्तनपायी जीव है वो अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। हर स्तनपायी जीव को अपने माँ का दूध मिल रहा है। लेकिन मनुष्य आज ऐसे प्रगति को परिभाषित कर दिया मनुष्य ने कि बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल रहा है और हम मरने तक ढूंढते हैं कि कौन पशु मिल जाए जिसका हम दूध पीते रहें। चाहे चाय हो, चाहे पनीर हो, चाहे जो भी फॉर्म में हम, केक हो, आइसक्रीम आदि आदि, बिल्कुल दिन भर हम आज दूध पी रहे हैं। लेकिन तभी भी आप देखिएगा कैल्शियम डिफिशिएंसी है, विटामिन डी डिफिशिएंसी है, अंबार डिफिशिएंसी के, गठिया का रोग है, जितना आप कहिए हड्डी का जितनी बीमारियां हैं वो जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। तो हम कहीं तो गलती कर रहे हैं। ये सब जो कारण है, ये सब मिलकर जो है, जो हमारे अपने चॉइसेस हैं, जो हम आज कह रहे हैं कि ये हमारा खान पान होगा, ये हमारी जीवन शैली होगी, वो सब मिलकर जो है ये जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं या अनेक प्रकार की चीज़ें कह रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहा है। कोरोना संक्रमण ने प्रकृति की सुरक्षा करना जरूरी ही नहीं, मजबूरी बना दिया है। आप क्या सोचती हैं? आज हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी चाहिए। ऐसा नहीं, इम्यूनिटी तो जन्म से चाहिए होता है। आप बिना इम्यूनिटी के हम नहीं रह सकते। इम्यूनिटी हमारी एक अपनी एक सेना होती है जो कोई भी बाह्य आक्रमण से लड़ती है। आप समझ सकते हैं कि दिन भर बाह्य आक्रमण हो रहा है, हम बाह्य आक्रमण को नहीं उतना रोक सकते हैं जितना हम अपनी इम्यूनिटी को सशक्त कर सकते हैं और उसको इस लायक बना सकते हैं कि वो लड़ाई कर सके। कोरोना तो सिर्फ एक अलार्म है, क्योंकि हो क्या रहा था कि हमने जिस तरह से प्रगति को परिभाषित किया था, हम अपने ही इम्यूनिटी को ख़त्म कर चुके हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ हमारी इम्यूनिटी आज छीन नहीं हुई है, बल्कि आज हम ऐसी हालत में हैं कि ऑटो इम्यूनिटी हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी एक बहुत ही आम बीमारी आज हो गई है। हर घर में आप देखिएगा ऑटो इम्यूनिटी इश्यूज़ हैं।
ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी होता है कि जब हमारी अपनी ही इम्यूनिटी जो है, जो हमारी अपनी सेना है, इम्यूनिटी सेना, वो हमारे ही शरीर को पर वार करने लगे। उसको लड़ना था बाह्य आक्रमण से, पर वो लड़ने लगती है वो हमारे ही शरीर से। तो हमने उसे सिर्फ दुर्बल नहीं कर दिया, हमने उसको इतना ख़राब कर दिया कि वो हम पर आक्रमण कर रही है। और आज कोरोना वही हमें बताने आया है कि इम्यूनिटी तो हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन प्रकृति ने की एक बहुत सुंदर उसके पीछे समझ रही है कि उसको इम्यूनिटी को ट्रेन करने का जो दायित्व है वो भी हमें दिया है, ताकि हम जो है अपने राह से भटक नहीं जाए। जी। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हम प्रगति के नाम पे इतना कुछ गलत कर रहे हैं कि हमारी अपनी इम्यूनिटी को हम गलत ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी ये जो हम जो खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जिस तरह का रहन सहन है, वो सब हमारी इम्यूनिटी को गलत ट्रेन कर रहा है। परिणाम स्वरूप वो इम्यूनिटी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो जब कोरोना आया तो हम इम्यूनिटी खोज रहे हैं और हमें पता चला इम्यूनिटी तो सिर्फ ख़त्म ही नहीं हुई है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, इसको समझना होगा हमें, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी हो रहा था, इसके पहले भी हो रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। डायबिटीज़ हो रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। हाइपरटेंशन हो रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। कैंसर हो रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। आज जब कोरोना आया तो क्या है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको कोरोना से ज़्यादा परेशानी है, हाइपरटेंशन है तो कोरोना से ज़्यादा परेशानी है, कैंसर है तो कोरोना से ज़्यादा परेशानी है। पर ये तो पहले से थे हमारे बीच, हम जग क्यों नहीं रहे थे? तो वही जगाने आया है कोरोना आज हमें, और बहुत देर हो रही है, इसलिए जगना अब अनिवार्य है। एनजीटी के नियमों का पालन नहीं होता, क्या आप भी यह मानती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने कहा, हर एक इंडिविजुअल के जो चॉइसेस हैं वही निर्धारित कर रहा है कि आज हम प्रकृति का क्या कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक चॉइस है कि मुझे रासायनिक भोजन करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे अपने दिन की शुरुआत चाय से करनी है, मुझे चाय पीना है या नहीं पीना, ये मेरा चॉइस है। वो मुझे कोई और नहीं आके बता रहा है कि आप चाय पीजिए या नहीं पीजिए। अगर मैं पी रही हूँ तो उसका क्या परिणाम है, वो परिणाम क्या सिर्फ मेरे शरीर पर है या वो मेरे पर्यावरण पर है, वो प्रकृति पर है, वो मुझे समझना होगा। आज हम क्या कहते हैं, जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम एक रासायनिक केक ला के काटते हैं, उससे क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि शुभ जन्मदिन विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे। क्या वो रासायनिक केक बच्चों को खुश करता है? वो किस तरह की खुशी होती है? क्या वो उसको शांत कर रहा है? क्या वो बच्चे को के प्रगति में उसको हेल्प कर रहा है? हम नहीं समझ रहे हैं कि वो रसायन तो उसको सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाएगा। तो ये हमारा अपना चॉइस है कि हम बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाएं, हमारा अपना चॉइस है कि हम कौन सा भोजन करें, हमारा अपना चॉइस है कि हम कितने सारे रसायनों का प्रयोग अपने पूरे दिन में करें, चाहे वो नहाना हो, बाल धोना हो, या जो मेकअप आज लोग कर रहे हैं तो वो क्या करें, वो हमारा अपना चॉइस है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो हर इंडिविजुअल का एक चॉइस है, तो ये जो आज हमने इतनी बड़ी समस्या अपने सामने खड़ी कर ली है, वो अपने आप ही हल हो जाएगी। सिर्फ प्रकृति दिवस पर ही प्रकृति से जुड़ी संसाधनों का एहसास और उसकी सुरक्षा की बातें होती हैं चारों तरफ, क्या यह सच नहीं है? जी बिल्कुल, हमें समझना होगा कि हमें आज ये दिवस की आवश्यकता क्यों हो रही है। आप अगर ध्यान दें, जो हमारे पूर्वज थे, जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, सीमेंट में नहीं रह रहे थे, ग्लासेस में नहीं रहते थे, वो प्रकृति में रहते थे, अपना अधिक समय खेतों में बिता रहे थे, मिट्टी के घर थे या जो भी थे, वो प्रकृति से अधिक जुड़े हुए थे। उन्हें पता था हर एक चीज़ जो वो पूरे सुबह से शाम कर रहे हैं, उनको पता है कि उससे प्रकृति पे क्या प्रभाव हो रहा है। वो प्रकृति के जो भी चक्रीय प्रोसेसेस होते थे उनको समझते थे, उनको जानते थे कि अगर हानि हम प्रकृति को पहुंचाएंगे तो हानि हमें पहुंच रही है। आज हम इतने कट ऑफ हो गए हैं प्रकृति से कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हम किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमें ये सब डेज़ की आवश्यकता है, एनवायरनमेंट डे हो या जो भी डेज़ हम मनाते हैं। तो साक्षरता दर तो बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन हमें अपनी समझ को बढ़ाना है और प्रकृति से जुड़ना है। तो ये सारे डेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो हर एक्शन है, हर थॉट है, वो ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति के सिंक में रहे। जी। उद्योग, कल कारखाना, वाहन, कचरा और हॉस्पिटल पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित करती है। सब कुछ जानते हुए भी प्रदूषण विभाग कुंभकर्णी नींद में है, या फिर विभाग के ऊपर से ही यह करने को हिदायत मिलता है? क्या लगता है आपके लिए?
देखिए जो भी कल कारखाने हैं, अगर वो केमिकल बना रहे हैं, केमिकल यूज़ और कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम एक दिन ये ठान लें कि नहीं, हमें ये नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि ये कंज्यूम करने से हमारी क्षति है, हमारे बच्चों की क्षति, आने वाली पीढ़ियां दांव पे लग रही हैं। अगर हम में उतनी समझ आ जाए तो फिर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। कोई हमें, जैसा मैंने कहा, कोई मुझे फोर्स करके नहीं कह रहा है कि तुम यही खाना खाओ, अगर ये रासायनिक नमक है तो तुम्हें खाना ही है, कोई नहीं कह रहा। ये मेरा अपना चॉइस है कि मुझे खाना है रासायनिक नमक या प्राकृतिक नमक। तो जब एज कंज्यूमर्स, ये उपभोक्ता के नाते ये मेरा चॉइस है, ये हम हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल चॉइस है, तो फिर हम दोषारोपण किसी और पे क्यों करते हैं? नहीं, आज के डेट में अगर आप ये देखिए कि प्रचार प्रसार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। अच्छे से बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े ब्रांड के जो भी हमारे सेवानिवृत्त कई बड़े पदाधिकारी भी आजकल विज्ञापन में नज़र आने लगे हैं। तो वैसी स्थिति में मनोभाव एक पड़ता है, विज्ञापन का असर पड़ता है। वैसी स्थिति में जो प्राकृतिक और रासायनिक दोनों जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कैसे ये आगे बढ़ेगा? हम मान लेते हैं कि हम लोग जिम्मेवार हैं, हम ना समझ हैं, लेकिन जो समझ वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह लोग भी वही काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो ये एक बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। प्रचार प्रसार तंत्र है, क्यों है? हम समझ से दूर आ गए हैं क्या? हम साक्षरता दर कहीं बढ़ गया है। जी जी। पहले नहीं था इतना साक्षरता दर, अब इतना बढ़ा हुआ है, तो फिर आज हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों है? साक्षरता दर बढ़ा हुआ है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों में दिखता है सरकारी आंकड़ों? लग तो यही रहा है। देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन जितना आज होता है उतना नहीं हो रहा था, है ना। हम आज जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, या जो डिग्रियां अब लोगों के पास आ रही हैं, पहले इतने नहीं थे। लेकिन हम समझ से क्यों दूर हो रहे हैं? हम जो अपनी सोचने समझने की क्षमता है उसको किसी और के अधीन क्यों कर दे रहे हैं? प्रचार प्रसार के अधीन क्यों हो जा रहे हैं कि वो जो हमें बोलेगा वही सच है? हमें खुद समझ, देखिए हमारे पूर्वज जानते थे कि गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार के, लेकिन आज प्रचार प्रसार हमें कहता है कि वो हेल्दी होल व्हीट है। जी जी। तो और हम उसको मानने लगते हैं। क्यों ऐसा? ये हमें समझना होगा। उसको जब हम खाते हैं, जब उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो हमें खुद क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमारे शरीर और मन पे उसका क्या प्रभाव हो रहा है? ये प्रश्न हमें स्वयं से पूछना होगा कि ये हम अपनी समझ से क्यों दूर हो रहे हैं। आप प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या कर रही हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो एज एन इंडिविजुअल, एज एक उपभोक्ता के नाते, कंज्यूमर के नाते, जो मैंने कुछ बदलाव किए अपने जीवन में, और मुझे वो उसका जो भी प्रभाव है वो दिखा। फिर परिवार के लोगों ने भी बदलाव किए तो उसका परिणाम दिखा। फिर और लोग भी जुड़े और उसका परिणाम दिखा। एक किसान के नाते भी मैंने इसमें प्रयास किया है। अभी मैं एक फेसबुक पेज चला रही हूँ जिसका नाम है रिचा द नेचुरलिस्ट। उसी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिससे हम लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जितना भी हम जागरूकता ला सकते हैं, लोग भी अपने फीडबैक दे रहे हैं, वो भी बताते हैं, शेयर करते हैं कि उनके यहाँ स्थानीय क्या अनाज होते थे, कैसे खेती होती थी। तो एक वो प्लेटफॉर्म एक बना है। और हम अभी जब कोरोना की समस्या थोड़ी कम थी तो हम जाकर भी गाँव के लेवल भी जाकर के लोगों से किसान संवाद कर रहे थे। अपने पिताजी के साथ जाकर के मैंने किसान संवाद किया। और काफ़ी जगह के कृषक जुड़ रहे हैं जो अपने क्षेत्र में जो वहाँ के जो पारंपरिक अनाज होते थे, जैसे जो मोटे अनाज आदि होते थे, उनकी वो जो प्राकृतिक खेती है वो पुनः करना चाह रहे थे। और तो उन्होंने प्रयास शुरू भी किया। पिछले 2 साल से 3 साल से ये प्रयास लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे और लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। देश की पढ़ी लिखी जनता और अनपढ़ दोनों बाल का खाल खींचते हैं और प्रकृति बचाने की अपील भी करते हैं। वैसे में क्या लगता है कि कथनी और करनी में अंतर दिखता है? मेरे समझ से तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, समझ से जुड़ना ज़्यादा आवश्यक है। जैसा आपने भी कहा कि हम प्रचार प्रसार के अधीन हो रहे हैं, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो किसी के अधीन क्यों होना है? हमारा जो शरीर, जब हम कोई चीज़ का सेवन करते हैं तो हमारा, चाहे वो भोजन हो या कोई चीज़ हम देखते भी हो टीवी या मोबाइल पे, तो हमारा शरीर और मन एक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उस प्रतिक्रिया को हम सुन नहीं पाते हैं। तो उसको सुनना होगा कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है।
जैसे मान लीजिए कि आज नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम कुछ नशा करते हैं तो अच्छा लगता है, क्षणिक एक अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो उतना ही ख़राब लगेगा और समस्या होने लगेगी बहुत सारी। तो जो ये प्रतिक्रिया है इसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम वापस जाते हैं उस नशा को खोजने के लिए। इसलिए प्रतिक्रिया को समझना बहुत, जैसे मैंने केक बोला, तो हम जब खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जा कर के वो उसका एक दुष्प्रभाव होगा हमारे ऊपर, क्योंकि और शरीर और मन का एक बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है, द्विपक्षीय एक यक्ष है जो दोनों को कनेक्ट करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कहते हैं कि हम भोजन खा रहे हैं तो ठीक है, हमें उससे शक्ति मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ शक्ति नहीं मिल रही, वो हमारे मन को भी निर्धारित कर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि किस चीज़ का हम सेवन कर रहे हैं समझें, और उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है उसको समझें, ताकि जो हम अगर गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार कर सकें। प्रकृति की सुरक्षा आपकी नज़रों में जिम्मेवारी है या फिर आपकी कंपनी का व्यवसाय? बिना प्रकृति के हम नहीं रह पाएंगे। जो पंचभूत हैं हमारे, उन्हीं से हम बने हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, और यही आज कोरोना हमें समझा रहा है। लोग चाहे तो इसको व्यवसाय बना भी सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, पर मेरे ख्याल से बिना उसके हम रह नहीं पाएंगे, इस बात को हमें समझना होगा। और जब तक हम अपने प्रगति को प्रकृति के अनुसार नहीं परिभाषित कर पाएंगे, हम सही मायने में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज आप देखिए, जो बीमारियां, जो डायबिटीज़ पहले यदा कदा होती थी, वो 60 की उम्र में होने लगी, फिर 40 की उम्र में, अब तो जन्म से भी होने लगे हैं बच्चों को। तो वो क्या प्रगति है? तो वो प्रगति को समझिए। आप जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो जो अपना फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर पाए, एक फूल खिलता है वो पूरी तरह खिल पाए, तो वो प्रगति है। प्रकृति के लिए वो प्रगति है। जहाँ आज हमारे बच्चों को जन्म से बीमारियाँ हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, अस्थमा आदि बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो वो हमें समझना होगा कि हम प्रगति कैसे कर पाएंगे। तो प्रगति को समझें, प्रकृति को समझें, और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करें, वही हमारा भविष्य। देश की जनता को क्या अपील करेंगे प्रकृति की सुरक्षा हेतु? आम आदमी को क्या क्या करना चाहिए और किस तरह का पहल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अपनी समझ से जुड़े। हमारा शरीर और मन दोनों एक फीडबैक दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम उससे जुड़ते जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही। बहुत सारे माध्यम हैं आज, क्योंकि देखिए एक टेक्नोलॉजी का ये पूरा युग है। तो आप मोबाइल पे जाइए तो आपको एड्स आते रहेंगे, पॉपअप्स आते रहेंगे, तो बहुत तरह से हमें प्रभावित किया जाता है। आपको उसमें अपनी समझ को समझना है, अपने समझ से दूर नहीं होना है। जो हमारी पारंपरिक समझ है उसको समझना है। जितना हम उसको समझेंगे उतना हम सही मायने में प्रगति भी कर पाएंगे। अपने जो हमारे चॉइसेस हैं, हम अपने जीवन में क्या चीज़ को अपनाते हैं, क्या चीज़ को नहीं अपनाते हैं, वो हमें बहुत कॉन्शियसली डिसाइड करना है। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये केवल हमारे बच्चों या हमारी बात नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की बात है। तो वो दांव पे लग रही हैं, उसको समझना है। और हर एक डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो हमें समझ के लेना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक मैं यहाँ बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बीहन करके एक शब्द होता था, उसका मतलब होता था सीड्स। जो हमारे पूर्वज होते थे, जब खेती होती थी, उपज का जो सबसे अच्छा भाग होता था उसको बीहन के लिए रखते थे। उसके बाद का जो भाग है वो बच्चों को दिया, अपने खाए। फिर अगर कुछ बच गया तो वो बदलैन होता था, पर बेचा कुछ नहीं जाता था। आज क्या होता है, जो सबसे अच्छा भाग होता है उसको हम बेच देते हैं। तो आप समझिए कि वो जो पहले जो समझ थी, वो जानते थे कि अगर ये बीहन जो सबसे अच्छा भाग है उसको नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर है, क्योंकि वो बीहन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन होगा। खुले शब्दों में आप स्पष्ट तौर पे ये कहना चाह रही हैं कि भारत के लोगों को अपनी समझ को बढ़ाना होगा, अपने पुराने नीतियों को फिर से आम जीवन में लाना होगा, और समझदारी इस तरीके से बढ़ानी होगी जिससे वास्तव में प्रकृति की रक्षा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे ऋचा रंजन जी को, जो बेहतरीन काम कर रही हैं और काफ़ी मजबूत घराने से है। आज के समय में आज के युवा पीढ़ी बड़े पैकेज के लिए कुछ गलत दिशा में भी चला जाता है, लेकिन पूरा परिवार
शिक्षित परिवार है और बिहार के डीजीपी अभयानंद जी की बेटी भी हैं, इनके ससुर जी भी खुद डीजीपी रह चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपना देश के अलावा दूसरे देशों में भी जाके काम करके अपना अनुभव बनाया है, वह प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए किस तरह की बात कर रही हैं। और हम जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो नासमझ हैं, वो उनकी बात अलग है, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनकी भी समझ बढ़ाने की बात इन्होंने कही है। ऋचा रंजन की बातें वास्तव में प्रकृति को जोड़ने वाली है, और अगर हम अपने समझदारी को समझ के साथ अगर नहीं आगे लेकर जाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रकृति ने आज हमें जो सबब दिया है कोरोना के रूप में, जैसा कि ऋचा रंजन जी ने हमें बताया है, यह एक अलार्म है। तो वास्तव में ये अलार्म बहुत बड़ा संदेश देके जाएगा, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा रंजन जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।